तो भैया आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ। 2-3 दिन से गला खराब था, नाक भी बह रहा था, तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। तो आज थोड़ा सा अर्जेंट काम भी है, तो जाता हूँ ऑफिस और काम भी निपटा लेते हैं ना। काम करना भी तो ज़रूरी होता है भाई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बट हाँ रोड क्लियर है, तो मुझे लगता नहीं है कि ड्राइविंग में इतनी परेशानी होगी, और ना ही मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि शायद हो सकता है कि 28-30 मिनट में ही मैं ऑफिस पहुंच जाऊं, जो मुझे बता रहा था गूगल दादा। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू गेट ए जॉब इन कनाडा आफ्टर यू लैंड, और हाउ टू हंट फॉर ए जॉब इन फ्रॉम इंडिया while you are about to migrate to Canada। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों को अच्छे से समझें और उसी हिसाब से तैयारी करें। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ कनाडा कब माइग्रेट होना चाहिए, मीन्स कौन से मंथ में। मंथ्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, जब ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे, साथ में वो फेस्टिव सीज़न भी होता है। आपने सुना भी होगा कि माइग्रेट करो तो मतलब जुलाई या रादर मार्च, इस टाइप के सीज़न में करो। तो कुछ हद तक वो सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी। तो बेसिकली अगर आप माइग्रेट करते हैं ना, मीन्स आपको लैंडिंग करनी है यहाँ पे सपोज नवंबर में, लेट अस फॉर से फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे आओगे, आते ही आपको स्नो स्टॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंडली, स्नो स्टॉर्म में आप बाहर जा नहीं सकते। कोई हेड हंटर से मिलना है या किसी इंटरव्यू में जाना है, वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो और कंपनीज भी ना, ये सब जो जॉब वॉब है ये बहुत ही ठंडे हो जाते हैं इस सीज़न में। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो मार्च के बाद ही आओ, फरवरी आओ। तो फरवरी में क्या होगा कि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पे आते हो थोड़ा सा सेटलिंग टाइम हो जाता है। उसके बाद ना ये जो जॉब्स, जितने भी जॉब पोर्टल्स में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, ये सब के सब है थोड़ा सा फरवरी के टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं, और फिर ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नज़र भी आएंगी इंडीड में, लिंक्डइन में, और बेसिकली थोड़े से इंटरव्यू कॉल्स वगैरह अच्छे आते हैं ना। सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए तो हमेशा सीट्स खाली रहती हैं, उनको तो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। सो आई डोंट थिंक आपको इतनी तकलीफ होगी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन एंड ऑल। आराम से आओ, जॉब उठाओ, नौकरी चालू कर दो। अगर आप दूसरे फील्ड में हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर या कोई उसी टाइप का ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड ऑल, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा फाइट है जॉब ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग बॉडी है ना, दैट इज़ गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उसके लिए एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट लगता है। तो आप देखोगे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स में निकला होगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स नीडेड या डिज़ाइन मैकेनिकल मैनेजर्स नीडेड, ऐसा निकलता रहता है, डिज़ाइन इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। Most of them ask for PEng, that is Professional Engineering Certificate। अब प्रोफेशनल इंजीनियर सर्टिफिकेट निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मतलब आपको मिनिमम 1 साल तो लग ही जाएगा। तब तक आप क्या करोगे? आपके रिलेटेड जॉब तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आई वुड से कि ट्राई करो कि ऐसे टाइम पे आओ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, जिस सीज़न में, आई मीन साथ में आपको लगे कि हाँ इंडीड और लिंक्डइन के थ्रू आपने कुछ
एम्प्लॉयर्स को ऑलरेडी कांटेक्ट कर रखा है, तो उससे ही फ़ायदा हो जाता है ना। यहाँ आके जॉब कैसे ढूंढना है? आपका सबसे बड़ा साथी, बेस्ट फ्रेंड है इंडीड और लिंक्डइन। इंडीड और लिंक्डइन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। तुरंत जो भी जॉब बाहर आता है आपको तुरंत उसको आपको पता चल जाता है। तो आपको ना मेल्स आते रहते हैं। तो आप जब यहाँ आओ ना तो क्या करो कि इंडीड और लिंक्डइन में ना सर्च इंजिन्स वगैरह होते हैं, आप उसमें रजिस्टर कर लो, सर्च इंजिन्स तैयार कर लो, तो आपको मेल्स आते जाते हैं तुरंत। जब भी आपके रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स चालू हो जाती है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आता ही रहता है, और फिर उस रिलेटेड बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स वगैरह जो भी है वो आता ही रहता है फिर, है ना, मेल्स में। तो आपको पता चल जाएगा, आप अप्लाई करो। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना। यहाँ पे है ना, जो कैनेडियन रेज्यूम स्टैंडर्ड होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेजेस के होते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको सब कुछ आता है। जो भी उस जॉब डिस्क्रिप्शन में है वही लिखना है बस। आपने उस रिलेटेड काम किया है तो उस रिलेटेड आप उसको वैसा मॉडिफाई करो, और वो पर्टिकुलर टैग्स होने चाहिए आपकी रिज्यूम में। क्योंकि ऐसा है यहाँ की कुछ रिज्यूम है ना, एआई ही रिजेक्ट कर देता है। कुछ रिज्यूम जब एचआर के पास जाता है तो वो लोग सीधा सर्च करते हैं वही पर्टिकुलर टैग्स। कुछ कंपनी होती है जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं। अगर टेक्निकल बंदे चाहिए तो वो पूरा रिज्यूम, अगर इलाबरेट रिज्यूम भी है 3 पेज 4 पेज टाइप वाला जो इंडिया में होता है, तो वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते। तो आपको अलग अलग टाइप के ना रिज्यूम बना के रखने होंगे। 1 पेज रेज्यूम, 2 पेज रेज्यूम और इलाबरेट रेज्यूम, क्या आपने किया है, बिल्कुल ये सब अलग अलग रेज्यूम्स बना के रखो। जहाँ जैसे ही आता है वैसे ही तुरंत फायर करो रेज्यूम अपना। तो कहाँ पे क्या देना है, तो आप पहले तो जॉब प्रोफाइल पढ़ो। अगर जॉब प्रोफाइल से आपको ये लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, तो आई वुड प्रेफर कि आप अपना इलाबरेट रेज्यूम उसमें दो। अगर आपको लगे कि हाँ कंपनी भी बहुत टेक्निकल है और सही टैलेंट को ही वो फाइंड आउट करना चाहती है, तो आप उसको बिल्कुल इलाबरेट रिज्यूम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 पेज 2 पेज वाला ही देना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं मेरी कंपनी के लिए, तो वी डोंट माइंड कि वी हैव टू गो थ्रू इलाबरेट रेज्यूम्स। कभी कभी वो बेटर भी होता है, क्योंकि हम ये ढूंढते हैं कि आपने पास्ट में वैसा काम किया है क्या। हो सकता है कि आपका प्रेजेंट रोल वैसा ना हो, बट पास्ट में हो सकता है कि आपने वैसा काम किया हो जो मेरे लायक है, हमारी कंपनी के लायक है। तो ये भी मैटर कर जाता है। सो इट डिपेंड्स। लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको जहाँ लगे कि टेक्निकल वाला ज़्यादा आ रहा है, सवाल पूछा जा रहा है और जॉब डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा टेक्निकल है, तो आई वुड प्रेफर कि आप वहाँ पे अपना इलाबरेट रेज्यूम ही भेजो। ऑलराइट, सो ये हो गए रेज्यूम की बातें। आपको ना इंटरनेट पे बहुत सारे कैनेडियन रेज्यूम फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। और इलाबरेट रेज्यूम तो इंडिया में चलता ही है, तो वो तो आपको पहले से ही पता होगा। रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं से भी आप ना यहाँ पे लिंक, अपने आप को लिंक करना चालू करो, आपको सोशल करना चालू करो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स निकल आते हैं ना बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज़ में जहाँ आप चाहते हो कि हाँ मेरा हो जाए भाई, तो बेटर है कि आप ना उसको वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाना चालू करो। कोई भी इंडियन दिखे या लगे कि हाँ अरे यार ये बंदा तो मेरा जूनियर था या बैचमेट था या जो भी था, या कॉलेज का बंदा है, आप उससे तुरंत रिक्वेस्ट भेजो, उससे बातें करो, बेसिकली अपना लिंक बढ़ाओ। उससे फ़ायदा ही होता है। अगर बाई चांस दैट पर्सन रेफर्स यू, तो 50% जॉब ऐसे ही डन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस के बहुत ज़्यादा मान्यता है। थ्रू रेफरेंसेस लोगों को लगता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है, फेक नहीं है, तो वो एक इसलिए वो मैटर करता है।
जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है कि फेक रेज्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा तो कुछ भी नहीं आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज भर भर के होगा, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। सो इसीलिए रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आखिरी टॉपिक होगी कि इंडिया में बैठे बैठे जॉब कैसे ढूंढें। तो सबसे पहली बात ये है कि जॉब सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बंदे, उन्हीं को ही मीन्स जॉब नहीं मिल रहा है। रैदर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको भी न्यू जॉब फाइंड करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिसेशन वाला टाइम चल रहा है अभी। कनाडा और यूएस ये दोनों भाई हैं। यूएस ने बोल दिया कि भैया रिसेशन हिट, कनाडा ने भी एक्सेप्ट कर लिया रिसेशन हिट। मुझे जो लगता है ना, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 4-5 लोग ही गवर्न करते हैं। जिनके पास माल है वही इन्वेस्ट करते हैं फॉर इलेक्शंस, वही इन्वेस्ट करते हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज। तो अगर वो चारों बंदों का मूड हो गया ना कि भैया अब मन नहीं है मुझे इन्वेस्ट करने का, तो रिसेशन आ गया। अगर उनको लगा कि हाँ भाई मस्त है मेरा मिजाज, अब मैं क्या कहते हैं वैकेशन से आगे हूँ, अभी चलो थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो भैया रिसेशन उठ गया। मुझे जो लगता है ज़्यादा नॉलेज नहीं है इकोनॉमी के बारे में, लेकिन ऐसा लगता है। तो क्या है, अभी रिसेशन चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी रिसेशन हो या ना हो, कैनेडियन कंपनीज कभी भी बाहर से मीन्स आउट ऑफ कनाडा जनरली बंदे नहीं उठाती है। वो कभी भी जॉब ऑफर नहीं देते हैं अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा हाई फाई टैलेंटेड हो, और मतलब ऐसा बंदा तो यहाँ है ही नहीं कनाडा में, और कंपनी पूरी डेस्परेट है, तो फिर वो LMIA के थ्रू आपको पिक कर लेगी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली उनके लिए है जो बेसिकली टेक्निकल फील्ड में है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गया, सो ये सब के बारे में। बट यहाँ पे एक और जो नंबर 1 जॉब रिक्वायरमेंट हमेशा वहाँ रहती है, वो है सर्विस क्लास पीपल, जैसे कि जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, या जैसे मैकडोनल्ड हो गया, ये सब KFC, ये सब चेन्स में काम करते हैं। यहाँ पे हमेशा रिक्वायरमेंट रहती ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। फिर जैसे कि होटल्स हो गए, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, मतलब ये जो सर्विस क्लास है यहाँ पे हमेशा जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ा सा पॉकेट मनी चाहिए, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, भर भर के यहाँ पे वो जॉब्स रहते ही हैं और वो मिल भी जाता है ईजिली। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे कि जो बंदा इंडिया में 8-10 साल काम किया है, अच्छे खासे मैनेजर वगैरह या सीनियर मैनेजर, डिविजनल मैनेजर ग्रेड पे था, उससे यहाँ पे आना है, जॉब ढूंढना, मैं उनके लिए बातें कर रहा हूँ। तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि उसको उस टाइप का जॉब नहीं मिलता है। अब अगर वो इंडिया से ही हंट कर रहा है अपने लिए, तो जनरली कितना भी कोशिश कर ले कैनेडियन कंपनीज उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-2 मेल कर देंगी, बट एंड ऑफ द लाइन उनको पिक नहीं करेंगी कि आपको पूरे इंडिया से पिक करके कनाडा उठा के ले आए। ये मतलब रेयर केसेस में 2-3% चांसेस हैं कि हो जाए, बट 98% नहीं। ये जरूर हो सकता है कि कोई कंपनी आपके टैलेंट को रियलाइज कर ले और ये कह दे कि ठीक है, हम आपको पिक तो नहीं कर पाएंगे, वी विल वेट फॉर योर PR, मीनवाइल आप हमारे लिए वहीं से काम करो, से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम आपको यहीं से एम्प्लॉय कर देते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और आप हमारे लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जॉब करो। जब तक आपका PR नहीं हो जाता आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हो, या फिर 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट या व्हाटएवर, ये हो सकता है। और आई वुड से कि आप इसके लिए ही ट्राई करो, परमानेंट के लिए ट्राई करोगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वही मैंने बोला 2-3% ही रेयर चांसेस है।
ओके, अभी अभी आपको करना क्या है, कैसे अप्लाई करना है? तो आप एक कैनेडियन स्टाइल रिज्यूम बनाओ, 1 पेज वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसको लिंक्डइन में ना फ्लोट करना चालू करो। आप लिंक्डइन पे वो वाला ले लो, प्रीमियम वाला, सब्सक्राइब कर लो, शायद 30 डेज़ के लिए फ्री होता है। तो सब्सक्राइब आप कब करोगे उसके लिए? जब आपको पता चल गया कि हाँ अब मुझे कनाडा आना ही है, सब कुछ फाइनल हो गया है, COPR आ गया है, और टिकट्स कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, और मुझे 30 दिन या 60 दिन में यहाँ लैंड करना है कनाडा में, तब आप ये ले लो लिंक्डइन का प्रीमियम वाला। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे ना हिडन जॉब्स वगैरह मिलने लगेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो लिंक्स बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो वो लेने के बाद है ना, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपके रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स हैं, अप्लाई करना चालू कर दो। भर भर के अप्लाई करो, लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू। एक और है jobbanks.gc.ca, इतना ज़्यादा मीन्स सक्सेसफुल नहीं है वो, बट पता नहीं क्यों लोग उसमें ढूंढते हैं, बट वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ज़्यादातर इंडीड और लिंक्डइन यही काम आता है। ऑलराइट, तो जैसे ही लगे कि हाँ ये मेरे रिलेटेड जॉब ओपनिंग है भैया, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते जाओ, भर भर के अप्लाई करते जाओ, और अच्छा सा कवर लेटर भी बनाओ। उस कवर लेटर में क्लियरली मेंशन कर दो कि इन 30 डेज और वट एवर इन 50 डेज यू विल बी इन कैनेडा, और आपका COPR हो गया है, यू वोंट रिक्वायर एनी स्पॉन्सरशिप और एनी वीज़ा इन फ्यूचर। तो इससे क्या लगेगा मैनेजर को कि बंदा जेन्युइन है और जेन्युइनली अप्लाई कर रहा है। उस केस में हो सकता है कि कंपनी विल गिव यू ए चांस फॉर इंटरव्यू। बट अगर आपने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि हाँ मैं कनाडा में ही हूँ या वगैरह वगैरह, तो वो सही नहीं है। तो वो नहीं करने का, फ्रॉड नहीं करने का। तो आप उसमें मेंशन कर दो कि यू आर बेसिकली PR एंड यू वोंट रिक्वायर एनी स्पॉन्सरशिप और वीज़ा इन फ्यूचर। फिर उसमें ये भी कवर लेटर में मेंशन करना नीचे कि यू विल बी इन कैनेडा इन नेक्स्ट 20 डेज और 30 डेज और सो। So meanwhile, I would request you to give me a chance through a online video call और Skype interview। तो ये कंपनीज को अच्छा भी लगता है कि Skype पे थोड़ी सी बातें हो जाएं, है ना, वीडियो कॉल हो जाए, तो बंदे का एक्चुअल पता चल जाता है उनको भी। तो ये होता है, ऐसा करते हैं। तो ऐसा मेंशन कर दो और रेज्यूम फ्लोट करना चालू कर दो। तो बेस्ट मेथड है कि आप ऐसा करो, उसमें कैनेडियन फ़ोन नंबर डाल दो। आप कैनेडियन फ़ोन नंबर के लिए अगर आपके पास iOS डिवाइस है, आईफोन एंड ऑल, तो उसमें एक ऐप है टेक्स्ट नाउ, TEXT, टेक्स्ट नाउ, वो आप डाउनलोड कर लो। उसके थ्रू आप उस रिस्पेक्टेड प्रोविंस का फ़ोन नंबर ले सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। अगर आपको लगता है कि आप ओंटारियो लैंड करने वाले हो, या वैंकूवर लैंड करने वाले हो, या कैलगरी लैंड करने वाले हो, तो विद रेस्पेक्ट टू दैट आपको ना वहाँ का फ़ोन नंबर मिल जाएगा टेक्स्ट नाउ के थ्रू, और वो फ़ोन नंबर आप वहाँ डाल दो। और आपका ईमेल आईडी तो रहेगा ये। तो कंपनी क्या है कि उस नंबर को देख के उनको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बंदे का शायद कैनेडियन फ़ोन नंबर है। सो वो कॉल भी करती है उस पर, इसलिए कह रहा हूँ। इंडियन फ़ोन नंबर +91 करके डाल दिया अगर आपने, तो उनको लग ही जाएगा कि यार ये अभी इंडिया में कॉल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत लोग सोचते हैं। बट अगर उनको दिख गया +1 करके, बाकी का आपका फ़ोन नंबर दिख गया, तो वो कॉल भी मार देंगे आपको। तो वो क्या है, थोड़ा सा चांस आप बढ़ जाएगा। बस हम ये चांस बढ़ा रहे हैं अपना, कैसे भी करके हम अपना चांस बढ़ा रहे हैं, कंपनी को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि हाँ आई एम डेस्परेट टू गेट ए जॉब, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट ए जॉब। तो ये हम अपना चांस बढ़ा रहे हैं। और ये वाला जो कैनेडियन फ़ोन नंबर है थ्रू टेक्स्ट नाउ, ये आप हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें पैसे लगेंगे और ये वो, कुछ नहीं, ये फ्री है, iOS में आता है।
एंड्रॉयड में पता नहीं यार, आता नहीं है, मैंने ट्राई किया था बट उसमें आता नहीं है। तो ये हो गया। फिर आपको अगर आप लकी रहे तो हो सकता है कि आपको कोई जेन्युइनली कांटेक्ट करे, और अगर आपके पास एक बार कांटेक्ट हो गया तो आगे क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, कंपनीज में एचआर और मैनेजर्स काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहते हैं बाकी एक्टिविटीज़ में भी, तो वो कभी कभार आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो अगर आपका आपको कोई एक मेल आया है उनके थ्रू कि हाँ ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड योर रिज्यूम और हम इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे, अब उसके बाद आपको कोई कॉल ही नहीं आ रहा और आप परेशान है, यार कॉल क्यों नहीं आ रहा है, इंटरव्यू कब होगा, ये वो, तो ऐसे 10 दिन तक देखो। उसके बाद आप एक रिमाइंडर मेल डालो बहुत ही जेंटली कि आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई वॉज होपिंग टू गेट ए इंटरव्यू कॉल, ऐसे करके एक बहुत ही पोलाइट सा एक मेल डालो। और उनको रियलाइज़ कराओ कि यू आर वेटिंग फॉर दैट, दे रियली लाइक इट, दे अप्रिशिएट इट व्हेन यू सेंड देम ए रिमाइंडर मेल। तो कोई गलत नहीं है ये चीज़, आप उसको करो। ओके, अब सपोज़ आपको कॉल आ गया, सब इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गया और आपने बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे चांस बन जाते हैं कि अगर कंपनी ने आपको इतना आगे तक कर लिया है ना, सिलेक्ट कर लिया है और आपके साथ एक इंटरव्यू वगैरह भी हो गया है, तो 70-80% चांस होता है कि आपको सिलेक्ट भी कर ले। क्योंकि अगर कंपनी आपको इंडिया में रहते रहते ही इतना रिस्पांस दे रही है, डैट मीन्स कि उन्होंने यहाँ पे जो हंटिंग की थी इस प्रोफाइल के लिए उनको कोई मिला नहीं है, तो इसलिए चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा चांस होता है, बट हाँ 70% चांस तो होता है कि आपको मिल जाए। बट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कि हम अपना चांस ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको आइडिया भी लग जाता है कि हाँ भाई ऐसे करना है, मुझे ऐसे अप्लाई करना चाहिए, और इंटरव्यू कैसे होता है, क्या सवाल पूछते हैं, एक वो एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और सेकंड है कि अगर लग गया तो लग गया, इंडिया में बैठे बैठे आपकी जॉब लग गई है तो आपको टेंशन भी खत्म है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक सबसे बड़ा क्या कहूँगा प्लस पॉइंट तो यही होता है कि इंडिया में बैठे बैठे ही या आपकी रेस्पेक्टिव कंट्री में बैठे बैठे ही आपका जॉब लग जाए, सबसे बेस्ट तो वही होता है। बट क्या है, वो कभी कभी हो नहीं पाता। तो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बता दिए हैं और आई थिंक आई विल वाइंड अप माई वीडियो हियर। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मैंने अभी शुरू में अभी यूट्यूब चैनल चालू किया है, थोड़ा आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ, है ना, क्योंकि मैं सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही आपके लिए बना रहा हूँ। सो गाइज, आई होप हम मिलेंगे अगली वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय, पीस।